चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने पॉलिटी का, हिस्ट्री का 1995 से 2023 तक और कॉम्प्रिहेंशन सी सेट का करा दिया है। सब यूट्यूब पर हमारे वीडियोज है दोस्तों। और ये दोस्तों, ये जो है इकोनॉमी है, इकोनॉमी का दोस्तों मैं कल शाम तक पूरा समाप्त करने के मूड में हूँ। मतलब जितना 28 वर्षों में 1995 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन सब का खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब। बाकी दोस्तों आपकी इच्छाएं, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। मेरा रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गांव में हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो है बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा दोस्तों। 1 रुपया आपसे कभी भी नहीं मांगा जाएगा और ना ही जो है प्रचार किया जाएगा। और यूट्यूब का जो प्रचार थोड़ा मोड़ा आएगा वही आएगा दोस्तों। बाकी कोई प्रचार आने की यहाँ गुंजाइश नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है। वर्ष 1951 की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशतता अधिकतम थी? मतलब वर्ष 1991 की जनगणना जब हुई तो उस समय किस वर्ष की आयु सबसे अधिक थी? किस वर्ग में दोस्तों? 60 वर्ष से अधिक, 35 से 55 वर्ष के बीच, सी ऑप्शन 25 से 34 वर्ष के बीच और डी ऑप्शन 5 से 14 वर्ष के बीच। बताइए दोस्तों, 1995 में जब 1991 में जनगणना हुई तो किस वर्ष की आयु सबसे अधिक थी दोस्तों? 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच दो बच्चे थे, वो सबसे ज़्यादा थे। डी ऑप्शन होगा दोस्तों। भाई दबे कभी आ जाए लिखने के लिए या कभी कुछ भी तो लिख सकते हैं दोस्तों। इसको याद कर लीजिए आंकड़े को। कहीं निबंध में जो है लिखने के लिए आ गया, कहीं उत्तर में, तो आप डाटा डाल सकते हैं। 5 से 14 वर्ष के बीच की आयु की जनसंख्या क्या थी दोस्तों? 17.94% थी। भारत दुनिया में युवा आयु समूह में जनसंख्या के सबसे बड़े अनुपात में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 35% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के बीच थी। देख लीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के लड़के जो है 35% थे दोस्तों। और आयु वर्ग में है। और 41% जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु में है। 2011 में सोचिए हम लोग, मतलब 18%, 41% जनसंख्या जो है 18 वर्ष से कम है। तो जनसंख्या लाभ बहुत ज़्यादा उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार हिंदू मुस्लिम में ही फंसा के रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों? विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि। 1995 का दोस्तों क्वेश्चन है, ये प्रश्न आईएएस में पूछा हुआ है 1995 में। इसलिए दोस्तों मैं सोचा हूँ कि जो रिलेवेंट प्रश्न नहीं होंगे, जो मतलब लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, उसको छोड़ते चलेंगे। जो उपयोगी लगेगा दोस्तों उसे हम लेते चलेंगे। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि, मुद्रा प्रसार। विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो जाती है आरक्षित निधि में तो उसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। भारत में निम्न आयात वृद्धि दर। आयात वृद्धि दर क्या हो रही है? आयात जो है कम होता जा रहा है, तो भारतीय उद्योग में सुस्ती है। यूरो निर्गम, यूरो जो है विदेशी पैसा यूरोप अपना लेके जा रहा है, तो यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर। निवेश सूची, पोर्टफोलियो निवेश दोस्तों। विदेशी संस्थात्मक निवेश एक होता है दोस्तों, पोर्टफोलियो निवेश। तो इसमें से कौन सा नीचे दिए गए में सही कथन चुनना है दोस्तों? सही कौन सा है बताइए, दूसरा का दोस्तों। देखिए दोस्तों, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि मुद्रा प्रसार कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, भारत में निम्न आयात वृद्धि दर। अगर हम आयात कम कर रहे हैं तो आयात अगर कम करेंगे तो भारतीय उद्योग में क्या है? सुस्ती है दोस्तों। भारतीय उद्योग में क्या हो जाएगी? सुस्ती होगी, तो हम आयात जो है कम करेंगे। लेकिन ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सटीक उत्तर नहीं अब रिलेवेंट माना जा सकता है। वो निर्भर करता है परिस्थिति के अनुसार। अगर आयात हम वस्तुओं को, जो प्रौद्योगिकी की वस्तुएं उसमें अगर हम आयात कम करते हैं तब सस्ती होगी। अब हमारे पास चावल है और चावल का आयात हम कम कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। हम चावल का क्यों, तो उसमें सुस्ती होगी नहीं। तो ये दोस्तों 1995 के हिसाब से इसको सही माना है, लेकिन अभी इसको आप बात हमारी समझ गए होंगे तो ठीक है। तीसरा, यूरो निर्गम। अगर यूरो देश के बाहर, यूरो दोस्तों विदेशी पैसा होता है। अगर यूरोपीय देश में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर, यूरोपीय देश में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। यूरो निर्गम का मतलब
जो विदेशी पैसा हमारे यहाँ लगा है दोस्तों। निवेश सूची पोर्टफोलियो निवेश दोस्तों बोला जाता है। चौथा ऑप्शन विदेशी संस्थात्मक निवेश होता है दोस्तों। विदेशी संस्थागत जो निवेश होता है उसे निवेश सूची पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में ठीक से जान लीजिए दोस्तों। भारतीय यूरोप की मुद्रा, ठीक, एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट डीजीआर कर्ज ले सकते हैं। यह प्रावधान 1992 में दिया गया था। इस प्रावधान में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCCBS कंपनी के शेयर इत्यादि विदेशी निवेशकों को बेच सकते हैं। इस स्कीम में NRI भी भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यूरो निगम का मतलब यूरो जो हमारे यहाँ पैसा लगा हुआ है उसको अगर निकाल लेती है विदेश वाले हमारे यहाँ पैसा लगाए उसको निकालते हैं तो उसको यूरो निगम बोला जाता है दोस्तों। ये तीसरा ऑप्शन में क्या बोला, यूरोपीय देशों में भारतीय कंपनियों द्वारा धारित शेयर नहीं होता है दोस्तों, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत। दोस्तों आराम से चलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। इकोनॉमी है दोस्तों, एक प्रकार का मैथ ही हो जाता है। तीसरा प्रश्न, ज्वार रोजगार योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। ज्वार रोजगार योजना दोस्तों ये सब याद रखा कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर लेखन में हमें काम आ जाएगा, वैसे भी जरूरी भी है। 1995 का प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं। यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में आरंभ की गई थी। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था। ज्वार रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण निवासी हैं। इस योजना के अधीन जनता रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था। क्या सही है दोस्तों, इसमें सही पूछा है ज्वार रोजगार योजना के बारे में दोस्तों। 1 अप्रैल 1989 को ज्वार रोजगार योजना शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1989 को ज्वार रोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना को सामान्य रूप से पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 90 से 100 दिन रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। रोजगार तक 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था दोस्तों, समझ रहे हैं। अब ये मनरेगा 2005 में आया दोस्तों, मनरेगा टाइप का ही ये था। 1 अप्रैल 1989 को ज्वार रोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना को सामान्य रूप से पिछड़े जिलों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 90 एक व्यक्ति को 90 या 100 दिन रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित था दोस्तों। तो महिला सशक्तिकरण में इसको भी लिख सकते हैं कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत पहले ही कदम उठा चुके थे। ज्वार रोजगार योजना के अंतर्गत 30% स्त्रियों के लिए हमने क्या कर दिया था, आरक्षित कर दिया था। चौथा दोस्तों, वित्त क्षेत्र सुधार। वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिंहम समिति ने कम करने का सुझाव दिया। वित्त क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंहम समिति ने किसको कम करने का सुझाव दिया दोस्तों, SLR और CRR को। SLR CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण को, SLR और पूंजीगत माल क्षेत्रीय वित्त पोषण को, CRR अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण और पूंजीगत माल क्षेत्रीय वित्त पोषण को। बताइए दोस्तों चौथा का किसमें नरसिंह वित्त क्षेत्रक सुधार में नरसिंहम समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था। अब दोस्तों इससे कोई प्रश्न इसका वो नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब इतना पढ़ दिए तो जान ही देते हैं। देखिए दोस्तों नरसिंहम समिति के बारे में जान लीजिए, पूछ देता है। नरसिंहम कमेटी की स्थापना 1991 में हुई थी दोस्तों। इसने बैंकिंग क्षेत्र में अनेक सुझाव दिए पर उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कमेटी ने के अनुसार SLR और CRR और कई क्षेत्रों को कर्ज की मात्रा में कमी करने का सुझाव दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, SLR CRR और अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है नरसिंहम समिति संबंधित है वित्त बैंकिंग से, उसके बाद जो है कंपनी से, तो उसमें लगाने के लिए आप जानते रहिए। नरसिंहम समिति का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली कोई संरचनात्मक संगठन कार्यों और प्रतिक्रियाओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करना और उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार की सिफारिश करना था। नरसिंहम समिति सेकेंड को 1992 में भारत के वित्तीय संस्थानों की
और मजबूत करने के उद्देश्य से बैंकिंग सुधार के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा का काम सौंपा गया था। इसने अन्य बातों के अलावा बैंकों के आकार और पूंजी पर्याप्तता अनुपात जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। निगम कर क्या है दोस्तों? निगम कर पांचवा बताइए। ए, उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रहण तथा विनियोजन राज्य करते हैं। उद्ग्रहण का मतलब दोस्तों लेना, निगम कर। संघ करता है, उसका सहभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामित्व होता है। निगम कर दोस्तों, निगम कर कौन लेता है? संघ। उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। बताइए दोस्तों पांचवा का निगम कर के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। निगम कर या प्रौद्योगिक इकाइयों पर लगा कॉर्पोरेट टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसको एकत्रित और विनियोजित भी केंद्रीय सरकार करती है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार इसका उपभोग करती है। समझ रहे हैं? ये है प्रत्यक्ष कर दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, भारत की व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। भारत की व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहा। निवेश की प्रतिमान पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही है कि जनता को कृषि में ही बने रहने का प्रेरणा मिली। भूवित्त जोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों को भू स्वामित्व मिला है और उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है। आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योगों की दिशा में अंतरण के महत्व को जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। बताइए दोस्तों छठा, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण क्या है? जिसे व्यवसाय में लोग जो है वैसा ही बना हुआ है बहुत पहले से ही। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? खेती में ही जुटे हुए हैं, क्या है? बताइए दोस्तों छठवां का ए ऑप्शन सही है। निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योग की दिशा में उन्मुख रहा है दोस्तों। निवेश का प्रतिमान पूंजी दिशा में जो है उन्मुख रहा है। हमारी पंचवर्षीय योजना लघु उद्योग के विकास के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। अधिकतर निवेश पूंजी उद्योगों में ही होता आया है। इसलिए दोस्तों इसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सातवां, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, बचत भी हो रहा है, पूंजी भी अधिक निर्माण हो रही है, दर होते हुए भी वृद्धि दर कम क्यों होने का कारण क्या है? वृद्धि कम क्यों है दोस्तों? ऊंची जन्म दर है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, विदेशी सहायता का नीचे स्तर है, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। बताइए दोस्तों सातवां, पूंजी उत्पादन अनुपात एक ऐसा मापदंड है जिसमें पूंजी की आवश्यकता का अनुमान होता है। इससे पता चलता है कि किसी उत्पादन इकाई में कितनी पूंजी की जरूरत है। ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाए। ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात। आठवां देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आठवां, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन बहुत समान और अनुपूरक नीतियां हैं। उनमें से एक को दूसरे से पृथक करना कठिन है। स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः ऐसी स्थितियों के वर्ग से है
जिनका क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार करती है, जबकि संरचनात्मक समायोजन का संचालन राज्य सरकारों को करना होता है। बताइए दोस्तों, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन। स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन कौन सा ऑप्शन होगा? 8वां का। देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है। स्थिरीकरण क्या है? क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, क्रम से होगा स्थिरीकरण होगा तो, जबकि संरचनात्मक में पूरा संरचना ही त्वरित रूप से बदल जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसी को बोल रहा है दोस्तों। नई आर्थिक नीति का प्रारंभ 1991 में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव इस नीति के कर्ता धर्ता थे। स्थिरीकरण और ढांचागत परिवर्तन एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों ही एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। इन दोनों नीतियों में भेद करना संभव नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा 9वां। आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भारतीय रुपये के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना। इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि रुपये की परिवर्तनीयता संसार की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर करेगी। यह भारत में विदेशी मुद्रा पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। यह निर्यात के संवर्धन में सहायक होगी। यह आकर्षण शर्तों पर संसार के वित्तीय बाजारों में ऋण प्राप्त करने में भारत की सहायता करेगी। बताइए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्या करेगी? ये यदि रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो जाए तो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। कोई भी निवेशक भारतीय प्रतिभूतियों को अपनी इच्छानुसार खरीद और बेच सकता है। रुपए के पूर्ण परिवर्तन से विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों की राय है कि यदि रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो जाए तो विकास की दर बढ़ेगी और विदेशी भारत में और अधिक निवेश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका नुकसान भी होता है पूर्ण परिवर्तनीयता का। ये तो यहाँ फायदा ही दिखा दिया है। तो इससे ये होगा दोस्तों ना कि आप कहीं जाएंगे, पूर्ण परिवर्तन का मतलब कहीं भी आपका रुपया जो है बदल जाए। समझ रहे हैं ना? रुपए में आप कहीं भी लेन देन कर पाए, इसी को पूर्ण परिवर्तनीयता कहते हैं दोस्तों। इससे होगा क्या कि आपको जो है विदेशी जो है अधिक मात्रा में जो है आपके यहाँ निवेश करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगा। 10वां दोस्तों, कथन कारण का है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यद्यपि कथन का, यद्यपि 1947 ईस्वी के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृष्ट सुधार नहीं हुआ है। कारण क्या है? भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अब गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। बताइए दोस्तों, क्या होगा? ये तो अपने मन से बता सकते हैं। ये और आप दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आप एक की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना तो बढ़ी है दोस्तों, परंतु प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा है। जो हर व्यक्ति का आय नहीं बढ़ा है। 1% लोगों के पास 73% पैसा रुपया इस समय जो है केंद्रीकृत हो गया है। तो हर व्यक्ति, वैसे देश का पैसा बढ़ जाए तो सब गरीब लोगों का सबके पास बराबर पैसा हो जाएगा? नहीं दोस्तों, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे अडानी अंबानी के पास। भारत की शेष जनता जो है वैसे ही भूखमरी की गरीबी की हालत में। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। वर्तमान में दोस्तों बहुत ज़्यादा, अभी 80 करोड़ हम राशन बांट रहे हैं, तो गरीबी लोग हैं ना, तो अभी भी हम मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों उसका कि प्रति व्यक्ति आय के स्तर का कोई इससे लेन देन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ये प्रतिगामी व्यय से संयुक्त, मतलब आय का पुनर्वितरण, आय को समानता के अनुसार चलाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के पास आय न हो जाए, किसी के पास बहुत ज़्यादा कम न हो जाए। ऐसा कुछ करने के लिए दोस्तों क्या है? किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ए प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान।
प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, तो ये कई कह रहा है का प्रतिगामी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान और प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, तीन गो तो एक ही लिख दिया है दोस्तों, बस ऊपर वाला एक अलग। अगर देश में आय को बराबर लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये रामा का बताइए। देश में आय अगर समान करना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा। देखिए तो दोस्तों, प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है, ये प्रगतिशील कर लगाया जाता है। जिसकी आय अधिक होगी उसकी आय पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, जिसकी आय कम होगी उसकी आय पर कम टैक्स लगाएंगे। इस तरीके से हम जो है आय को समानता में ला सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, भारत में हर चीजें सबके लिए वही टैक्स है। एक अंबानी आएगा तो वही टैक्स देगा, ये आए, हाँ बस टैक्स थोड़ा जो पर्सनल व्यक्तिगत आय है, हम सामान खरीदने में सब लोग बराबर ही टैक्स दे रहे हैं। प्रगतिशील कर, प्रगतिशील मतलब बढ़ने वाला, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा कर है जो व्यक्ति की आय के साथ बढ़ता रहता है। अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आपका टैक्स अधिक देना पड़ेगा। प्रगतिशील कर इसी को बोला जाता है। प्रतिगामी कर में कर की दर कम हो जाती है। प्रतिगामी कर में कर की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है, अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो प्रतिगामी कर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कराधान में एक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कर नहीं लगता है। प्रतिगामी कर में दोस्तों आपकी आय बढ़ेगी फिर भी वहां आपके ऊपर टैक्स कम लगेगा, लेकिन प्रगतिशील कर में आय बढ़ेगी तो आपको आय अधिक बढ़ेगी तो टैक्स अधिक देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है, इस कराधान में एक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कर नहीं लगता है। यदि कराधान प्रगतिशील है तो आय का वितरण गरीबों के पक्ष में जाएगा। अब प्रतिगामी है तो नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन प्रतिगामी कर में कर की दर कम हो जाती है दोस्तों। प्रतिगामी में अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है तो प्रगतिशील कर से आय का वितरण जो है समान हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बराबर देखते हैं दोस्तों, अभी भी 1991 से प्रश्न पूछता रहता है दोस्तों, हल्का में मत लीजिएगा। सन 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति परिवार के सदस्य की संख्या के आधार पर परिवार का औसत आकार इन राज्यों के प्रसंगों में निम्नलिखित अनुक्रम अधिकतम से सर्वप्रथम न्यूनतम अंत में है। 1991 की जनगणना में कौन से राज्य में ज्यादा लोग रहते थे और कैसे घटते हुए चले गए दोस्तों, इसको बता देते हैं हम। 1991 की जनगणना के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, परिवार के सदस्य की संख्या के आधार पर पूछ रहा है राज्यों के क्रम में। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, पता ही होगा जनसंख्या में सबसे, पश्चिम बंगाल उसके बाद गुजरात, उसके बाद केरल राज्य आता है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है दोस्तों, आराम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, कहाँ जाना है हम लोगों को, कहीं जाना थोड़ी ना है। पढ़ाई करते समय हड़बड़ी नहीं दोस्तों, एकदम से आराम से एकदम दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए, एकदम हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आने जाने का है तो छोड़ दीजिए, एकदम पढ़ाई करते समय पढ़ाई के मूड में आइए दोस्तों। तो जूता चप्पल जैसे निकाल देते हैं ना, वैसे ही बाहर सब चीज़ें निकाल के आइए। जब तक पढ़ेंगे ना किसी का फोन ना किसी का कुछ नहीं करेंगे, बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दोस्तों। किससे मापी जाती है महंगाई को, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, राष्ट्रीय आय और स्फीति द्वारा। महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई को किससे मापा जाता है दोस्तों, 14 का ऑप्शन बताइए, 14 का बताइए दोस्तों। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में चढ़ाव, कीमतों के भविष्य में बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। मुद्रास्फीति WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी जाती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, होलसेल प्राइस से मापी जाती है। मानव विकास सूचकांक
के अंतर्गत आता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये ऑप्शन दिया यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी यूएस डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और डी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी आया है दोस्तों। ये इससे प्रश्न बनता रहता है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किसी देश के रहन सहन के स्तर को दिखाता है दोस्तों। इसमें शिक्षा का स्तर, वास्तविक आय और जीवन की अवधि, तीन चीजें शामिल है। शिक्षा का स्तर क्या है, वास्तविक आय क्या है और जीवन की अवधि क्या है, सम्मिलित होता है। 1990 में इसे महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक बनाया था। ये पाकिस्तान से थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दोस्तों। अमेरिका के रुपए के मामले में, जो रुपया होता है उसके मामले में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण का सवाल है दोस्तों। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो गया। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। बताइए दोस्तों 15 का क्या होगा। देखिए दोस्तों ए और आर सही है, आगे की सही व्याख्या भी करती है। आर्थिक भौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो गया। दोस्तों पैसा तो हर देश का बढ़ रहा है, समाजवादी हो, साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो, हर किसी को पैसा बढ़ाने की जरूरत है। तो इसका मतलब पैसा अगर बढ़ गया, आपके आर्थिक सार्वभौमवाद हो गया, तो इसका मतलब समाजवादी विचारधारा का पतन नहीं है। बिल्कुल सही है। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। बिल्कुल दोस्तों, समाजवादी विचारधारा कहती है कि सब लोग जिए, सब लोग साथ साथ चलें। ठीक, तो व्याख्या भी कर रही है दोस्तों। 15 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण एक ऐसी नीति है जिसमें देश के हित की जगह विश्व का हित सर्वोपरि होता है दोस्तों। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक पद्धति है जहां उत्पादन के समस्त साधन सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और सामाजिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए उपभोग में लाए जाते हैं। सर्वहितवाद का अर्थ है कि कुछ सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पालन हो। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। बी वाला उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद है। उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? राष्ट्र की आय बताइए क्या है राष्ट्रीय आय? 16 का। देखिए दोस्तों, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब हमने कितना उत्पादन में लगाया और कितना उत्पादन किया, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। हमने कितना लगाया और कितना प्राप्त किया। ठीक, इसके बाद में किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं दोस्तों? एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, मतलब देखिए दोस्तों प्रश्न इसी से बनता है और लोग जो है गड़बड़ा जाते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष, एक वर्ष में, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, मतलब उस देश की सीमा के भीतर, उस देश की सीमा के बाहर नहीं, उस देश की सीमा के भीतर, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, विदेशी कंपनी हो, भारतीय कंपनी हो, उस देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे राष्ट्रीय आय का भी संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, देखिए अंतिम उत्पाद क्यों कहा है? अंतिम उत्पाद का मतलब अंतिम में जो बनता है दोस्तों। जैसे आलू लिए, आलू से आपने जो है उसे छीला, फिर उसको चिप्स बनाया, आलू को उसको चिप्स बनाया, फिर पैकेट में भरा, तो पैकेट का जो मूल्य होगा ना उसको पूछ रहा है, उसको बोले। देश की अर्थव्यवस्था एक वित्तीय वर्ष प्लस भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों।
एनसीईआरटी कक्षा 12 के माइक्रोइकोनॉमिक्स से लिया गया है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आय को जान गए होंगे दोस्तों। तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी ऑप्शन। भारत सरकार किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेशन किया गया था दोस्तों? दोस्तों ये किया गया था 1996-97 में, डी। ऐसा प्रश्न अब छोड़ देना में वाला ये। अब दोस्तों दिया है समितियां और किसकी अध्यक्षता में बनी थी दोस्तों? ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी भी है और कहीं कहीं याद भी जा सकता है। बीमा क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश, औद्योगिक ऋणग्रहणता, कर सुधार और बीमा क्षेत्र में सुधार। देखिए दोस्तों हम बता देते हैं, ज्यादा लफड़ा करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। देखिए दोस्तों, चलैया कर सुधार समिति के अध्यक्ष थे। चलैया जो है कर सुधार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, राजा चलैया। तो ये कर सुधार के, तो एक का सी हो जाएगा दोस्तों, एक का क्या हो जाएगा? सी, एक का सी हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद 1993 में गोस्वामी ने औद्योगिक ऋणग्रहणता समिति की अध्यक्षता की। औद्योगिक ऋणग्रहणता की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? गोस्वामी ने की थी। गोस्वामी ने औद्योगिक ऋणग्रहणता समिति की अध्यक्षता की थी 1993 में। 1994 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के बारे में रिपोर्ट दी गई। रंगराजन समिति शेयरों के विनिवेश मतलब बेचने की रिपोर्ट दी। और 1993 में मल्होत्रा समिति ने 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधार की सिफारिश की थी। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दरों के विषय में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा? अवरोही माने घटते हुए। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता 1991 में कहाँ थी दोस्तों, और सबसे कम कहाँ थी? केरल में सबसे ज्यादा थी दोस्तों, 89% थी 1991 में। सोच लीजिए दोस्तों 90% लगभग। इस बार मिजोरम में थी दोस्तों 82%, फिर गोवा में थी, उसके बाद नागालैंड में थी दोस्तों। ठीक, मिजोरम, केरल, मिजोरम, गोवा, नागालैंड। नागालैंड में भी 61% जनसंख्या शिक्षित थी दोस्तों। गोवा में 76%। सोच सकते हैं कितना विकसित। 1991 की बात कर रहा है। भारतीय रुपया की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का अर्थ है। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है दोस्तों? ये पूछा है, ये दिया है। ये दिया है कि यात्रा के लिए भारतीय रुपये को प्राधिकृत डीलर द्वारा विनियमित किया जा सकता है। रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता भी दिया है कि माल और सेवाओं के व्यवसाय के प्रयोजन से भारतीय रुपये को किसी भी प्रमुख मुद्रा के विनियमन किया जा सकता है। सी कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा में विनियमन किया जा सकता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 20वां का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से, वित्तीय संपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनियमन किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी मुद्रा से विनियमन किया जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्ति, पूंजी का मतलब दोस्तों पूंजी से है, पैसा रुपए से है, तो वित्तीय संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, माल सेवा नहीं आएगा। पूंजी परिवर्तनीयता की बात किया है दोस्तों, मुद्रा परिवर्तनीयता की बात करता है तो माल सेवा भी आ जाता दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी हो रहा है दोस्तों। पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है कि देश की मुद्रा विश्व की किसी भी मुद्रा में परिवर्तन किया जा सकती है और यह और कहीं भी भेजी जा सकती है। बाजार मूल्य पर होता है। अभी
कन्वर्जन बाजार मूल्य पर होता है और इससे विदेश और निवेश और विदेशी बैंकों से सारे काम संपन्न होते हैं। अगला दोस्तों 21 का, एक उपभोक्ता साम्यवाद में कहा जाएगा यदि, साम्यवाद मतलब ऐसी अवस्था जहाँ स्थिर हो जाए, उपभोक्ता वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए। उपभोक्ता साम्यवाद कर वह एक निश्चित आय के निश्चित स्तर पर पूरे आराम से रहने में सक्षम हो जाए। वह कुछ निश्चित वस्तुओं के उपभोग के लिए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हो। वह आय के नए स्रोत को पाने में सक्षम हो। उपभोक्ता साम्यवाद में कहा जाएगा, बोलिए दोस्तों, वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए। वह आय के निश्चित स्तर पर पूरे आराम से रहने में सक्षम हो जाए। वह कुछ निश्चित वस्तुओं के उपभोग के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकता हो। बताइए क्या होगा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है दोस्तों। ये कब पूछा है? 1998 में पूछा है दोस्तों। वह ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, तो उसे एक उपभोक्ता साम्यवाद कहा जाता है। उपभोग करने के लिए जो भी उसको चाहिए उसको प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा तो वो साम्यावस्था आ जाएगी। वहाँ उसकी निश्चित वही उसकी आय उतनी ही यहाँ बात कर रहा है दोस्तों। तो वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता तब संतुलन में रहता है जब वो अपनी आय उन वस्तुओं पर खर्च करता है जिनसे उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दोस्तों अगला क्या दिया? पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, बिचौलियों के दृष्टिकोण पर। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, बिचौलियों के दृष्टिकोण पर। किस पर? पूर्ति जो सामान की वस्तुओं की जाती है वो अर्थव्यवस्था अधिक जोर देता है। किस पर देता है दोस्तों? अर्थशास्त्र आपूर्ति या उत्पादन को, उत्पादन के दृष्टिकोण पर दोस्तों पूर्ति पक्ष किस पर ध्यान देगा कि कितना उत्पादन हो रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र आपूर्ति या उत्पादन को अत्यधिक महत्व देता है। पूर्ति पक्ष में आपूर्ति या उत्पादन को अत्यधिक महत्व देता है। यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की दर तभी बढ़ाई जा सकती है यदि उत्पादन करने वालों पर न्यूनतम प्रतिबंध लगे। इससे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ जाएगी। आयकर और पूंजीगत लाभ कर की दरों को भी कम रखना चाहिए। सरकार हस्तक्षेप का दायरा भी कम करना चाहिए। यदि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आपूर्ति बढ़ने से गिरेंगे तो उपभोक्ताओं को लाभ होगा। वस्तुएं सस्ता होगी तो किसको लाभ होगा दोस्तों? उपभोक्ता को, खरीदने वाले को। ठीक है दोस्तों। अगला, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम मानव गरीबी की सूचकांक के आधार पर 1997 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें 3 सिद्धांतों को अपनाया गया था: स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पेयजल एवं पर्याप्त भोजन, कम उम्र में मौतों का जोखिम, जीवन प्रत्याशा जिसे बोलते हैं दोस्तों। 1997 में अपनाया गया था दोस्तों। 24वां का वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 से लगभग 330 है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वर्ष 1960 की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमतें 3.3 गुना अधिक हैं। कुछ निश्चित चुनी हुई वस्तुओं की
वस्तुओं का मूल्य 3.3 गुना बढ़ गया। कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य का भारित औसत वेटेज मीन 3.3 गुना बढ़ गया। सोने का मूल्य 3.3 गुना। मूल्य सूचकांक दोस्तों आधार वर्ष 1960 से लगभग 330 गुना है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है दोस्तों सी, कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य का भारित औसत वेटेज मीन 3.3 गुना तक बढ़ गया है। ठीक है। भारत सरकार ने वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 1993-94 को माना है। नए सूचकांक के में उत्पादों की संख्या को 447 से घटाकर 435 कर दिया है। इसके अलावा इसमें विनियमित वस्तुओं का भार बढ़ा दिया गया है, जबकि प्राथमिक वस्तुओं का भार घटा दिया गया है। अगला दोस्त देखते हैं। गगन कारण का सवाल है दोस्तों। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू बाजार का मूल्य गिर सकता है। अवमूल्यन किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले ये जानिए। रुपए के मूल्य का गिर जाना। रुपए के मूल्य का गिर जाना मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आपको एक मतलब मान लीजिए रुपया और डॉलर ले लीजिए, ठीक। अमेरिका $1 में 70 रुपया दे रहा है। मतलब अगर हम 70 रुपया देंगे अमेरिका को तो वो हमको $1 देगा। चाहे हम 70 रुपया देंगे तो वह $1 की वस्तुएं हमको दे सकता है। जैसे एक डॉलर में वहां जो है 5 किलो टमाटर मिलता है, तो हम 70 रुपया देते हैं तो हमें 70 रुपया में 5 किलो टमाटर दे रहा है $1। मतलब यहाँ का 70 रुपया 5 किलो टमाटर खरीदने के लिए $1 के बराबर है। $1 मतलब वहाँ 5 मतलब $1 70 रुपया के बराबर। अब क्या हुआ दोस्तों? रुपए का मूल्य गिर गया। अब हमारा मूल्य $1 में 80 रुपया हो गया। मतलब अब हमें वही टमाटर 5 किलो खरीदने के लिए 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूल्य क्या हो गया? गिर गया। पहले 70 रुपया में $1 मिल जाता था, अब हमें 80 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब वही 5 किलो टमाटर खरीदने के लिए 80 रुपया देना पड़ेगा। $1 वहाँ मूल्य हमारा गिर गया। तो मूल्य गिरना इसी को अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। निर्यात मतलब दोस्तों, आयात मतलब किसी वस्तु को अपने देश में मंगाना, निर्यात का मतलब किसी वस्तु को दूसरे देश में भेजना। तो मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। निर्यात बढ़ जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ की वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ता हो जाएंगी। बिल्कुल दोस्तों। पाकिस्तान में क्या हुआ दोस्तों? मुद्रा का मूल्य गिर गया। अब हम अपना रुपया लेके गए, हमको जो है वहाँ का मूल्य गिरा हुआ था, पाकिस्तान की करेंसी गिरी हुई है। वहाँ की 100 रुपया का 5 किलो टमाटर मिलता है, हमको 10 मतलब मूल्य हमारा जो है, जिसे हमारा जो मूल्य है अमेरिका, जिसे अमेरिका का ले लीजिए, छोड़िए पाकिस्तान पर लीजिए। अमेरिका $1 में हमें 70 रुपये की चीजें खरीद रहा था, पहले मूल्य गिर गया तो $1 में वो 80 रुपये की चीजें खरीदने लगा। मतलब उसको 10 रुपया फायदा होने लगा। तो निर्यात को बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि बढ़ ही जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि मूल्य निर्यात होगा कि नहीं। अब कोरोना आ गया, कोरोना में कोई मूल्य गिरने का कोई मतलब ही नहीं है। अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अवमूल्यन हो जाएगा, पैसा का मूल्य कम हो जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद जो हम लोग घर में बना रहे थे उसका मूल्य गिर सकता है। क्या होगा दोस्तों? 25 का बताइए। ये सही है दोस्तों, किंतु आप गलत है। अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर सकता है, गिर सकता है दोस्तों बोल रहा है। महंगा हो जाता है दोस्तों, घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती है, गिरता नहीं है, अधिक हो जाता है। देखिए दोस्तों, मुद्रा का अवमूल्यन देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बहुत सोच समझ कर किया जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन करना होता है दोस्तों तो बैंक जो है अधिक पैसा छाप देता है, तो केंद्रीय RBI करता है दोस्तों। अवमूल्यन के उपरांत देश की मुद्रा विश्व में मुद्रा बाजार से सस्ती हो जाती है, इससे देश के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं।
देश के उत्पाद क्या हो जाते हैं दोस्तों, सस्ते हो जाते हैं। अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पाद का मूल्य गिर सकता है। इससे देश के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और निर्यात बढ़ जाता है दोस्तों। निर्यात को क्या होता है, बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, 25 का ये हो जाएगा दोस्तों। ये और आप दोनों सही, आप एक की सही व्याख्या करता है दोस्तों। अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य क्या हो जाता है, गिर सकता है दोस्तों। सही है, गिर जाएगा। ये और आप दोनों सही, आप एक की सही। देखिए दोस्तों, अवमूल्यन का मतलब मूल्य का महत्व कम हो जाना। मूल्य का, जहाँ आप 10 रुपया दे के 10 चीजें खरीद रहे थे, मूल्य गिर जाएगा तो आप 20 रुपया देने के बाद वही 10 चीजें खरीद पाएंगे। ठीक, और जब मूल्य आपके देश में, जो दोस्तों आपके देश की करेंसी गिर जाती है, तो अमेरिका वाला व्यक्ति आएगा तो उसे ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, क्योंकि आपके देश का मूल्य गिर गया है। $1 में आप 70 रुपये की चीज़ें दे रहे थे पहले, अब $1 में आप 80 रुपये की चीज़ें देंगे तो अधिक चीज़ें खरीदेगा, तो निर्यात तेजी से करेगा। अब $1 में वो जो है 70 रुपये की चीज़ें ही खरीद पाता था, जिसे 10 किलो टमाटर खरीद पा। अब $1 में वो मूल्य गिर गया तो वो 10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब जो है 10 रुपया एक्स्ट्रा टमाटर खरीद पाएगा ना, इसलिए। तो अवमूल्यन से दोस्तों निर्यात को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। गिर जाएगा इसलिए कि भाई आपका मूल्य गिर गया है। मूल्य गिर गया है तो आपका जो मार्केट था, $1 में आप 5 किलो मतलब 70 रुपया दे रहे थे, 70 रुपया का सामान दे रहे थे, वही $1 में आप 80 रुपया का सामान देंगे तो जाहिर सी बात है आपके घरेलू उत्पाद का मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये और आप दोनों सही आ रहे की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। 26, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटा बजट जो बनाया जाता है उससे बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार के अन्य देवताओं से लेकर खर्च पूरे करना। बताइए दोस्तों, कथन और कारण में क्या क्या सही है। देखिए दोस्तों, रुपए का अवमूल्यन सबसे पहले 1966 में रुपए से 57% कम किया गया था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.76 से 7.50 पैसे तक। फिर 1991 में किया गया दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19.5% से 20.5 रुपये 24 तक अवमूल्यन कर दिया गया तथा इस पत्र में रुपए के अवमूल्यन के संभावित कारणों की समीक्षा करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों पर मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास की 2 बार अवमूल्यन किया गया था दोस्तों। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है दोस्तों, पूरे देश को चलाने के लिए जो कुछ पैसा रुपए की आवश्यकता होती है, और उस पैसे रुपए में दोस्तों राजकोषीय घाटा, मतलब अगर सरकार कर्ज में चलती है दोस्तों तो उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में दोस्तों होता है राजस्व प्राप्तियां, कितना सरकार को पैसा प्राप्त हुआ, प्लस गैर ऋण वाली पूंजी प्राप्तियां। गैर ऋण वाली मतलब उसने ऋण पर नहीं ऐसे पूंजी प्राप्त की है, मतलब जो है कर्ज नहीं लिया है। ठीक है, तो गैर ऋण वाली पूंजी प्राप्तियां, और उसमें से कुल खर्च निकाल दीजिए। कुल खर्च निकालने के बावजूद भी कुछ बचेगा, उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। घाटे का बजट कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, मतलब सरकार को जितना प्राप्त हुआ व्यय उससे ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। समझ आया, मतलब सीधी सीधी बात है, आपके घर में आपका परिवार चलाने के लिए आपको 100 रुपए की आवश्यकता है, महीने में आप 100 रुपया ही कमा रहे हैं, लेकिन आपको घर को चलाने के लिए 120 रुपया लग जा रहा है, महीने में 20 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, आप 20 रुपया कर्ज ले रहे हैं हर महीने। तो राजकोषीय घाटा दोस्तों, बजट आपने बजट बनाया था कितना, 100 रुपया, बजट कितना बनाया आपने, 100 रुपया, लेकिन आपका घर के लिए चलाने के लिए चाहिए 120 रुपया, मतलब आप 20 रुपया घाटा में चल रहे हैं। तो इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं दोस्तों। कुल प्राप्ति जितना प्राप्त हुआ देश से पैसा, कुल खर्चा हुआ, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन सही। दूसरा, राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां, कितना राजस्व कितना रुपया आपने प्राप्त किया, प्लस गैर ऋण वाली पूंजी प्राप्तियां,
जो आप कर्जा नहीं ले रहे हैं, ऐसे जो इसे पूंजी प्राप्त हो रही है, समझ रहे हैं ना, गैर ऋण वाली पूंजी प्राप्तियां माइनस कुल खर्च को घटा देंगे, तो इससे राजकोषीय घाटा निकल के आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राजकोषीय घाटे का सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सरकार के अन्य देवताओं से लेकर खर्च पूरा करना। आरबीआई से अगर जो है उधार लेगी, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर, तो सरकार के अन्य देवताओं से लेकर खर्च पूरे करना। अगला, भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाने के हकदार हैं, वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति जनजाति से सामाजिक समूह से संबंधित है, उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम है। गरीबी रेखा से नीचे के लिए किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, कि तुम गरीबी रेखा से नीचे माने जाओगे? बोलिए दोस्तों। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी के उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है दोस्तों। वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार नहीं लिखना चाहिए दोस्तों, खाद्य उपभोक्ता कैलोरी लिखना चाहिए था दोस्तों, इसलिए कि अनाज बटर आया ना, तो इससे कंफ्यूजन हो जा रहा। ये न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार, ठीक है। कैलोरी उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है दोस्तों। गरीबी रेखा नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे। 28वां, आय पर कर लगाने, जितना आप कमा रहे हैं उस पर टैक्स लेती है सरकार। उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में, उगाने और फिर बांटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही बताना है। बताइए भैया। संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और आय कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। आय कर टैक्स लगाता है दोस्तों, कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार लेती है और उसे स्वयं और राज्य को देती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और सब आय कर प्राप्तियों को अपने लिए रख लेता है। सी, संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है, लेकिन सभी प्राप्तियां राज्यों में वितरित कर देता है। डी, केवल राज्य कर लगाया गया है, राज्य केवल आय कर लगाया गया अधिकार ही संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। केवल आयकर लगाया गया अधिकार ही संघ और राज्यों के बीच। ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि एक राज्य वित्त आयोग होता है जो वित्त को बांटने के लिए राज्यों में जो है सुझाव देता है। अभी 41% सरकार पैसा जो है, जितना टैक्स होता है उसका राज्यों को देती है, हर राज्य को 41%, ठीक, 41% में बांट देती है सभी राज्यों को। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आयकर देखिए दोस्तों, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, वो केंद्र सरकार ही लगाती है। कौन लगाता है दोस्तों? आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है और केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एकत्रित भी केंद्र सरकार ही करती है। कर से हुई आय की वितरण केंद्र तथा राज्यों के बीच पूर्ण निर्धारित फार्मूले के अनुसार हो जाता है दोस्तों। आयकर केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूलती है और इसे केंद्र और राज्यों के बीच क्या कर देती है? बांट देती है। तो 28 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। 29 का दोस्तों, 90 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूह के निम्नलिखित समुच्चयों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक है? सामाजिक धार्मिक समूह के आधार पर समुच्चय में किस एक में गरीबी का प्रभाव सबसे अधिक है दोस्तों? केवल गुजरात आंध्र प्रदेश में,
आंध्र प्रदेश के मुसलमान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियां, गुजरात, महाराष्ट्र और असम के ईसाई। अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इसका क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार देश में रहने वाली जनजातियों में गरीबी का समस्या बहुत विषम है। यह विषमता बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में अधिक प्रखर है दोस्तों। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनजातियों में अधिक है। बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का। अब इसको कौन जारी करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार कराई और अमर्त्य सेन ने दिल्ली में विमोचन कराया, वह है कौन? प्रथम भारतीय राज्य था दोस्तों जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार कराई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन कराया था दोस्तों। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने मानव विकास सूचकांक 1995 में दोस्तों अमर्त्य सेन द्वारा रिपोर्ट प्रकाशन भी किया गया था दोस्तों। एक खुली अर्थव्यवस्था में भारत में एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई, राष्ट्रीय आय CIGXM का क्रमशः अर्थ है। CIGM का अर्थ दोस्तों, सी का मतलब होता है उपभोग, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकारी खर्च, और यक्स का मतलब होता है कुल निर्यात, और यम का मतलब होता है कुल आयात। तो एक खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन बताइए, देखते कौन सा होगा। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी दोस्तों? उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। दोस्तों कुल निर्यात को तो घटाना पड़ेगा ना? नहीं घटाना पड़ेगा? 31 का बताइए दोस्तों। कुल जो निर्यात है उसको तो घटाना पड़ेगा ना? कुल निर्यात में से कुल आयात, आयात का मतलब दोस्तों, आयात का मतलब जो, निर्यात का मतलब हमने जो दूसरे देश में भेजा, निर्यात का मतलब हमने जो लाया। तो अगर दोस्तों हम कुल निर्यात करते हैं, कुल निर्यात कर रहे हैं, उसमें से कुल आयात हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर ज्यादा करते हैं तब ज्यादा और कम का डिफरेंट लेंगे हम दोस्तों। इसलिए कि राष्ट्रीय आय में हम दोस्तों अपने देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को गिनेंगे। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष से ज्यादा नहीं, और एकदम सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं ये होना चाहिए, बाहर नहीं। देखिए दोस्तों, उपभोग तो देश के अंदर है तो उपभोग तो ले लीजिए, उपभोग जोड़िए, निवेश को भी जोड़ दीजिए। भारत में कोई निवेश करेगा, निवेश भी हो जाएगा। और इसके बाद आता है सरकारी खर्च, उपभोग निवेश के बाद आता है दोस्तों सरकारी खर्च। सरकारी खर्च को हमको घटाना पड़ेगा दोस्तों आय में से। कुल प्राप्ति में से कुल खर्च घटाया जाता है ना, आपको पता ही होगा। तो सरकारी खर्च को घटा दीजिए भाई। राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च, मतलब कुल कितना हम लोगों ने पूंजी जुटाई, कितना जो है लगा, ये तो होता है। तो सरकारी खर्च को घटा दीजिए। और अगर यक्स कुल निर्यात अधिक है तो कुल आयात को घटा दीजिए। भाई विदेश से जो सामान आया है तो हमारे देश में तो बना नहीं है, तो उसको तो घटाना ही पड़ेगा ना। निर्यात जो हुआ है वो तो हमारे ही देश में बना है, निर्यात में से आयात को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इस प्रकार सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी देश के नागरिकों, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समय अवधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कहा जाता है दोस्तों।
जीएनपी कहा जाए। जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय पूछा है दोस्तों। जीएनपी में दोस्तों जीएनपी निकालना होगा तो कुल उपभोग, कुल निवेश प्लस सरकारी खर्च भी जुड़ेगा। इसके बाद घटा देंगे कुल निर्यात में से कुल जो है आयात। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय। 32 का सूची 1 को सूची 2 से निम्नलिखित और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर मिलान करना है दोस्तों। तेज अर्थव्यवस्था, विभिन्न स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन व रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक कार्यकलाप। सुस्ती, धीमी गति के व्यावसायिक कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार की क्रमशः गिरावट। मंदी, अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट। सुधार, मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। वृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक कार्यकलाप। मंदी, अल्प रोजगार, धीमी। बताइए दोस्तों क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, अब इससे आसान नहीं मिल सकता है हमारे विषय। 32 का हम खा रहे हैं दोस्तों आंवला। आवाज जा रहा होगा तो माफी चाहूंगा। आधा घंटा को इतना पड़ रहा है, कच्चा आंवला है। दोस्तों सब मिलान सही है, सब मिलान क्या है सही है। आगे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सब के सब सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है दोस्तों। मंदी में दोस्तों अल्प रोजगार, मतलब रोजगार अल्प मंदी हो जाती है ना दोस्तों, तो मंदी का मतलब बहुत धीमा विकास होता है। सुस्ती में, मंदी से थोड़ा सुस्ती ठीक है, सुस्ती से ज्यादा सुधार होता है दोस्तों, सुधार से तेजी आ जाती है। ठीक है। अगला 33वां, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव के लिए नहीं देता है। हाँ तो दोस्तों भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव के लिए नहीं देता है। पहला ऑप्शन, आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक। प्रत्येक प्रतिवर्ष गांव सैंपल, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। क्या नहीं देता है दोस्तों। 33 कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है दोस्तों। आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक नहीं देता है दोस्तों। 23 का 34 का भारत के महानगरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक महानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। सभी महानगर महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। महानगर राष्ट्रीय अथवा राज्य की राजधानियां हैं। बताइए दोस्तों महानगर के बारे में। दोस्तों ये 33 का डी हो जाएगा दोस्तों, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक हो जाएगा 33 का, ये नहीं देता है दोस्तों। आधारित संरचना में सुख साधन का जो है गांव प्रतिवर्ष गांव में सैंपल में दोस्तों ये शामिल है। शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक। ग्रामीण संबंधी बेरोजगारी संबंधी सूचकांक शामिल है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा सरकार देश के मानव विकास के क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट के लिए इसको तैयार करती है दोस्तों। 34वां बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रत्येक महानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन, महानगर राष्ट्रीय अथवा राज्य की राजधानियां हैं, बिल्कुल डी सही हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3।
बस दोस्तों, बाकी अगला वीडियोज में दोस्तों अंतिम कर देंगे। 2 वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का मूड नहीं लगेगा, फिर हमारा पढ़ाया हुआ भी मजा नहीं आएगा। मन भी तो लगना चाहिए दोस्तों। नहीं, और कर लेते हैं। अभी ये दोस्तों ये है 109 प्रश्न है दोस्तों, कम से कम 50 कर लेते हैं। अभी कोई वीडियो ले लेंगे, 50 खत्म। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है दोस्तों? अब छोड़ दीजिए दोस्तों, अब ऐसा कुछ आने वाला है नहीं, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई जरूरत नहीं है। अब इसका ऑप्शन देख ही लीजिए दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। 36वां जीवन प्रत्याशा, वयस्क, जन्म, मृत्यु, साक्षरता, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है दोस्तों? भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80% से अधिक है। साक्षरता दर भारत के अतिरिक्त सभी देशों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 80% से अधिक है। बिल्कुल दोस्तों, है कि नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शन तो दिखा ही रहा है। पहला सही हो जाएगा दोस्तों। क्या लग रहा है? गलत कथन पूछा है दोस्तों, पहला सही है। मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभवतः अन्य सभी देशों से अपेक्षाकृत अधिक है। मलेशिया तथा कोरिया की आयु, जन्म दर, मृत्यु दर, चलिए छोड़िए दोस्तों, ये तो आप जान ही रहे हैं, मैथ का सवाल टाइप का है, लगा लीजिएगा। इसमें इतना आसान कौन पड़ा है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। आर्थिक समृद्धि मतलब दोस्तों सिर्फ पैसे से नहीं, हर तरह से समृद्ध होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद से है, निवल घरेलू उत्पाद से है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद से है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से है। आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त सबसे मापदंड सबसे अच्छा कहाँ से निकाला जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय से निकाला जा सकता है दोस्तों। किससे? प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है दोस्तों, दी गई तरह ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से निकाला जा सकता है। अब 38 आ जाइए दोस्तों, इसको बढ़िया से ध्यान लीजिए दोस्तों। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? बजटीय घाटा किसे कहते हैं? राजस्व घाटा किसे कहते हैं? प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? घुमा फिर से हमेशा प्रश्न पूछता रहता है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, राजस्व घाटा बराबर, पहले बजटीय घाटा देखते हैं दोस्तों। बजट बनाते हैं आप, जिसे आप घर पर गए, चाहे आप जो कहीं रहते हैं, आपने बजट बनाया कि यार हमारा 100 रुपया जो है 100 रुपया रहेगा, तो 100 रुपया में से 20 रुपया इसमें खर्च करेंगे, 10 रुपया इसमें, 30 रुपया इसमें, और इस प्रकार से आपने 100 रुपया का बजट बनाया कि इतना 100 रुपया में 100 रुपया में हम जो 1 महीना चला लेंगे, 1 महीना तक ही चलाना है, इसके बाद हमको पैसा मिल जाएगा। तो बजटीय घाटा में कुल प्राप्ति, कुल आपको कितना पैसा मिला, कुल व्यय, कुल आपने कितना खर्च किया, समझ रहे हैं? कुल प्राप्ति और कुल व्यय, इसी को कहते हैं बजट घाटा। अगर कुल प्राप्ति जो है दोस्तों, कुल व्यय अगर घाटा हो जाता है, कुल प्राप्ति के बाद भी कुल व्यय, अगर कुल प्राप्ति हुई है उसमें से कुल व्यय घटाने के बाद जितना आपके पास 100 रुपया था, उसके बाद घटाने के बाद जितना खर्च हुआ, उसके बाद आप घाटा में चले जाते हैं, मतलब जो है आपका ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, तो उसको बोलते हैं बजटीय घाटा। समझ रहे हैं? बजटीय घाटा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बजटीय घाटा में कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, मतलब जितना आपने प्राप्त किया है उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया। बजट जितना बनाए थे 100 रुपया ही हमको खर्च करना है, 100 रुपया मिला था, लेकिन आपने 120 रुपया खर्च कर दिया, आपने ज्यादा खर्च कर दिया दोस्त से उधार मांग के, तो ये आपका बजटीय घाटा हो जाएगा। बजट आपका घाटा का हो गया, कुल व्यय अधिक हो जाता है प्राप्तियों से। ठीक है, तो ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक घाटा दोस्तों राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा पहले देख लेते हैं दोस्तों। पहले राजस्व घाटा बताइए। राजस्व घाटा होता है दोस्तों राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व खर्च। राजस्व घाटा मतलब होता है दोस्तों राजस्व प्राप्तियां, आपने कितना पैसा प्राप्त किया राज्य से और कितना राज्य पर खर्च किया, तो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता होती है, तो उसे राजस्वीय घाटा कहते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व
व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं। कोई दिक्कत? तो सी का हो जाएगा दोस्तों क्या, सी का हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अगला देखिए दोस्तों, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। अब राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तो आप समझ गए। अब राजकोषीय घाटा में क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राजकोषीय घाटा में सरकार उधार, राजकोषीय घाटा में बराबर सरकार का उधार या प्राथमिक, मतलब जो है राजकोषीय घाटा में दोस्तों राजस्व प्राप्तियां, कितना आपने पैसा प्राप्त किया, प्लस ऋण विहीन पूंजी प्राप्तियां, बिना ऋण का कितना आपने पैसा प्राप्त किया, में से कुल खर्च घटा देंगे तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या समझे? ऋण ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ये ना होगा, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ऋण दानों को घटाकर, मतलब जो है राजकोषीय घाटा में राजस्व प्राप्ति, कितना आपने पैसा प्राप्त किया, प्लस ऋण विहीन पूंजी प्राप्तियां, बिना ऋण का आपने कितना पूंजी प्राप्त किया, ठीक, उसमें से कुल व्यय घटाएंगे तो राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा में दोस्तों राजकोषीय घाटा जो आया, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण विहीन प्राप्तियों में से कुल घाटा घटाया आपने, कुल व्यय घटाया, उसको राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा में से अगर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान, इसमें ब्याज भुगतान अगर कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं दोस्तों। राजकोषीय घाटा में से सरकार अगर किसी कर्ज ली है, लोन पर ली है, अगर उसको आप लोन को घटा देते हैं, ठीक है, सरकार द्वारा ब्याज भुगतान जो किया जाएगा उसको, ब्याज के भुगतान को अगर घटा देते हैं राजकोषीय घाटा में से तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है दोस्तों, राजस्व घाटा में राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, राजस्व व्यय की अधिकता। बजटीय घाटा में जितना आपने प्राप्त किया उससे ज्यादा आपने खर्च किया। राजकोषीय घाटा मतलब जो है राजस्व प्राप्तियां प्लस बिना ऋण का आपने जो पैसा प्राप्त किया, उसके बाद कुल खर्च, कुल व्यय, ये होता है राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज सरकार देगी उसको घटा देंगे। तो ये समझ में आ गया, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, भैया इनमें से कौन से अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर देखिए दोस्तों, होता है प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार आपसे डायरेक्ट लेती है, कोई इचौली बिचौली की जरूरत नहीं, सीधा आप टैक्स सरकार को देंगे, उससे प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों बिचौलिया आ जाते हैं, अब उसके माध्यम से आप टैक्स देते हैं। जैसे आप जो है प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर होता है दोस्तों, आप ये 1 लाख रुपया कमाते हैं, सरकार 1 लाख पर 10% टैक्स लगा देगी, 5%, तो आप जो 5% टैक्स देंगे सीधा सरकार के खाते में देंगे, ठीक। तो ये बोलता है प्रत्यक्ष कर। अब देखिए दोस्तों, 1 लाख का आपने सामान खरीदा, आप गए और 1 लाख का आपने गाड़ी खरीद लिया, किसकी गाड़ी खरीदा, हीरो होंडा की, तो 1 लाख रुपया आप हीरो होंडा को देंगे, और हीरो होंडा जो है उसमें से जो टैक्स बनेगा वो सरकार को देगा। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं सरकार को देंगे, आपने पैसा कहाँ दिया, हीरो अंडा वाले को दिया, हीरो अंडा, उसमें से जो टैक्स बनेगा वो सरकार को देगा। तो ये अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बारे में ठीक से समझ गए। कंपनी कर दोस्तों क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स, सीमा शुल्क क्या है, कस्टम ड्यूटी, और संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, और उत्पाद शुल्क। तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन है दोस्तों, जो सीधे आप जो है सरकार को नहीं देते, बताइए दोस्तों। निगम कर और संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। निगम कर, निगम कर मतलब सीमा शुल्क दोस्तों, और संपत्ति पर जो टैक्स देते हैं वो जो है सीधा देते हैं हम लोग सरकार को, तो ये जो है प्रत्यक्ष कर है। कंपनी कर, उत्पाद शुल्क, ये दो है अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को जाता है दोस्तों, कंपनी कर और उत्पाद शुल्क। इसलिए प्रत्यक्ष क्या पूछा था अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 का बताइए। अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर,
1-4 हो जाएगा दोस्तों, इसे गलत दे दिया है ऑप्शन। सीमा कर संपत्ति कर, सीमा कर दोस्तों, ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, कंपनी कर, उत्पाद शुल्क, छोड़ दीजिए दोस्तों इसको, ऑप्शन सही नहीं दिया। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? राष्ट्र की आय 40 का, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य का ह्रास घटाकर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, उपादान जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। देखिए दोस्तों, आयकर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, राष्ट्रीय आय का मतलब अपने देश में उत्पादन, तो विदेश से तो आय जोड़ेगा नहीं, आपको मालूम ही हो गया होगा, विदेश से तो हम जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ क्या कहा, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़कर, जोड़ना तो है नहीं, विदेश को तो घटाना है दोस्तों, तो विदेश को घटाना है, निवल कारक आय घटाकर, ये हो सकता है दोस्तों, मूल्य ह्रास घटाकर। ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय मूल्य ह्रास। दोस्तों जैसे आप मोबाइल खरीदे, ये कुछ बैटरी खराब हो गई, तो ये मूल्य ह्रास घटाना पड़ता है दोस्तों। और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, अप्रत्यक्ष कर जो हम देते हैं उसको घटा देते हैं, और उपादान जोड़कर, उपादान जो ऊपर से सरकार जो देती है उसको जोड़कर हम जो है निकालते हैं राष्ट्रीय आय। बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास जितना हुआ, जितना नुकसान हुआ उसको घटा देंगे, मूल्य ह्रास, और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, अप्रत्यक्ष कर जो टैक्स देते हैं दोस्तों, टैक्स जो है सरकार हमसे भी ले लेती है और कंपनी से लेती है, तो इसलिए 2 बार टैक्स हो जाता है, तो अप्रत्यक्ष करों को इसलिए घटा दिया जाता है। और उपादान जोड़कर, ऊपर से अगर सरकार कुछ दे रही है तो उसको जोड़ जाके। देखिए दोस्तों 40 का विकल्प, जो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, ये कुल मिला के 109 प्रश्न है दोस्तों, उसको हम 50 कर लेते हैं, और 50 जो है दूसरे वीडियोज में कर लेंगे। इस प्रश्न के 2 कथन, चलिए, अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय दर सीमा वर्ष 2000 से कम कर दी गई है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आ गई। अनेक चालू खाता लेन देन शीर्ष के लिए विदेशी विनिमय दर वर्ष सीमा 2000 से कम कर दी गई है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आ गई है। बोलिए दोस्तों कौन सा होगा? 2000 से कम कर दी गई है विदेशी विनिमय दर, मतलब विदेशी जो है अगर विनिमय लेन देन करते हैं तो 2000 से कम ही कर सकते हैं। इस क्यों किया गया है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में गिरावट आ गई है? बताइए 41 का दोस्तों। 41 का दोस्तों, अनेक चालू खाता लेन देन शीर्षों के लिए विदेशी विनिमय दर की सीमा 2000 से कम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां वर्ष 1999 और 2000 इतना करोड़ रुपए से बढ़कर इतना करोड़ रुपए हो गई। ये छोड़ दीजिए दोस्तों, ये पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों, जो सभी को जो गेहूं चना बांटा जाता है, गेहूं चावल उसी को बोलता है दोस्तों। और सुरक्षित भंडार को निर्माण के लिए कीमत पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, निगम कीमतों के नाम से जानी जाती है, उच्चतम सीलिंग कीमतों। जो अनाज सरकार खरीदती है हम लोगों को देने के लिए सस्ते में, उससे जो है किस कीमत पर खरीदती है दोस्तों, ये तो सबको मालूम होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दोस्तों सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, किसान जितना चाहे इस न्यूनतम निर्धारित कीमत पर सरकार को अपनी फसल बेच सकते
हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 को दोस्तों, भारत में विद्युत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में समझा गया है। विद्युत में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 6 मूलभूत सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पोषण, पेयजल तथा ग्रामीण विद्युतीकरण को रखा गया है दोस्तों। इसके तहत इस क्षेत्र में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 सही है। सब सही है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिए। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दर पर निर्भर होते हैं। निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय पर अकेला सबसे बड़ा घटक है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। भारत सरकार का, देखिए दोस्तों, भारत सरकार का विदेशी मुद्रा से कर्ज उस समय की विनिमय दर के आधार पर होता है। देश में ऋण की अधिक मांग के कारण ही ब्याज बहुत अधिक हो रहा है। सरकार के घाटे की अर्थव्यवस्था भी निजी निवेश के स्तर पर प्रभाव डालता है। भारत सरकार पर कर्ज का इतना भार है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में ही चला जाता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बताइए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दर पर निर्भर होते हैं, गलत है दोस्तों। निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है, बिल्कुल। हाल के वर्षों में सही है दोस्तों दूसरा। हाल के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार की योजनेतर राजस्व व्यय और अकेला सबसे बड़ा घटक है, बिल्कुल दोस्तों। ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों 2000 का। रुपए की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 1995 से। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह, देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भली भांति कार्य करना। पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय क्या है। रुपए की पूर्ण विनिमयता, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो सकता है। इससे मुद्रा का सही बाजार मूल्य पता चलता है और अर्थव्यवस्था में बाजार की मांग के अनुरूप परिवर्तन आने लगते हैं दोस्तों। तो इसमें तीनों सही है दोस्तों। अन्य मतलब पूर्ण परिवर्तन का मतलब दोस्तों ना कि हम हमारा मूल्य जो रुपया है हम कहीं भी किसी भी स्तर से चला सकें, लेन देन कर सकें, समझ रहे हैं, और पूर्ण रूप से परिवर्तन बदल सके। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह, देश के भीतर बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान, इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भांति कार्य करना। तो 1, 2, 3 सही है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। दूसरा का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया। स्टाम्प शुल्क कौन लेता है दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा लगाया हुआ एक ऐसा कर है जिसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार इस कर को लागू करती है। ये बोला है राज्य सरकार, तो गलत है दोस्तों। केंद्र सरकार लागू करती है, पर सारी आय राज्य सरकार को जाता है। सारा आय किसको जाता है। विनियोजित संघ सरकार नहीं, राज्य सरकार करती है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में स्टाम्प शुल्क है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र की सूची में इसका स्थान 91वां
है। राज्यों की सूची में इसका स्थान 63वां है। तो स्टाम्प शुल्क पर जो जो दोस्तों जो द्वारा लगाया हुआ एक ऐसा कर है, कर तो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन वसूलती राज्य सरकार है। ठीक, अगला दोस्तों, ये तो कहानी खत्म। 46 तक 47 का देखिए दोस्तों। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। किसमें दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं? 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर 51%, जो देश की सबसे अच्छी है। यह दर उड़ीसा में 50% है, मध्य प्रदेश में 50-50, राजस्थान में 43। बताइए ना दोस्तों, 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में महिला की साक्षरता दर अधिक थी। बताइए। प्रत्यक्ष करों डायरेक्ट टैक्स पर 2002 में डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिश निम्न में से कौन सी एक नहीं है? संपत्ति कर की समाप्ति किया जाए, विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1,20,000 रुपये तक बढ़ाना, मानक कटौती को हटाना, सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाले लाभांश तथा पूंजी लाभ पर कर में छूट देना। क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 का। केलकर कमेटी ने 2002 में रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय छूट 1,20,000 करने की सिफारिश नहीं की थी दोस्तों। संपत्ति कर की समाप्ति किया था दोस्तों, मानक कटौती को हटाना भी कहे थे, सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाला लाभांश तथा पूंजी लाभ पर कर में छूट देना। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? चंडीगढ़ तथा दादर नगर हवेली। सीधा उत्तर बताते हैं दोस्तों, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1991 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ तथा दादर व नगर हवेली की साक्षरता दर 77 से 40% थी दोस्तों। दिल्ली तथा अंडमान निकोबार की 75 से 73% और पुडुचेरी की साक्षरता दर 74%। तो 1900 दादर, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो क्या पूछा है? केंद्र शासित समूह में किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? तो किसमें थी दोस्तों सबसे ज्यादा? पांडिचेरी और दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाले दो राज्य हरियाणा और पंजाब हैं। सबसे कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दो राज्य मेघालय तथा मिजोरम है। केवल की साक्षरता दर तथा स्त्री पुरुष अनुपात दोनों ही अधिकतम है। क्या होगा दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार? दूसरा ऑप्शन दोस्तों बोल रहा है क्या? सबसे कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या का प्रति किलोमीटर घनत्व मात्र 1 किलोमीटर में 13 लोग रहते हैं। मिजोरम का घनत्व 42 है, मेघालय का 103 है। दूसरा ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। 2001 की सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाले दो राज्य हरियाणा तथा पंजाब है, बिल्कुल। केवल की साक्षरता दर तथा स्त्री पुरुष अनुपात दोनों ही अधिकतम है, बिल्कुल। तो 1 और 3 सही है दोस्तों, 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 50। बाकी दोस्तों अगला 51 से लेके 109 तक दूसरे वीडियोज में कराएंगे, इसलिए दोस्तों कि आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप इधर ही छोड़ देंगे, इसलिए 2 पार्ट में कर देते हैं ताकि जो है सही से मन लगे। और ज़्यादा लंबा होने की वजह से आप लोग पढ़ते नहीं हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बनाए हुए हैं, गांव के गरीब युवाओं के लिए ही बनाया हुआ ये चैनल है, ताकि निःशुल्क आपको हर चीज़ें मिल सके बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी दोस्तों ये इकोनॉमी कल हम समाप्त कर देंगे, दोपहर जाते जाते हो सके तो, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।